नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मानी गहलोत की सलाह, खराब वेंटिलेटर मसले की जांच की सलाह दी थी सीएम अशोक गहलोत ने, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना है। आज कोरोना को लेकर कोई हाई लेवल मीटिंग में ये आदेश दिए गए हैं पीएम की तरफ से। खराब वेंटिलेटर्स प्रकरण की होगी उच्च स्तरीय जांच। अलबत्ता राजस्थान में भी उठ चुका खराब वेंटिलेटर्स का मसला। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इस प्रकरण की जांच की मांग की थी और आज मोदी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले भी कोरोना से जुड़ी गहलोत की कई सलाह मान चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए ये खबर भी बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों से तमाम शिकायतें मिली थी, जिसमें राजस्थान ने प्रमुख तौर पर इन शिकायतों को रेज किया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई दफा ये मांग की थी केंद्र सरकार से, खुद पीएम से भी। अब उसी सलाह को माना है पीएम मोदी ने। खराब वेंटिलेटर्स की जांच की सलाह दी थी सीएम ने। आज कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, और उसी मीटिंग में ये आदेश दिए गए हैं। खराब वेंटिलेटर मसले की उच्च स्तरीय जांच होगी और राजस्थान में भी ये मसला उठ चुका है। तमाम जो सरकार के मंत्री हैं राजस्थान के, वो इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि केंद्र से जो वेंटिलेटर आए हैं उनमें से अधिकतर वेंटिलेटर खराब निकले। इस मसले की जांच होनी चाहिए, ये कहा गया था। उसके बाद अब ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी की थी इस प्रकरण की जांच की मांग और आज मोदी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले भी कोविड से जुड़ी गहलोत की कई सलाह मान चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब ये बड़ी सलाह है जिसको सीएम ने पीएम को दी थी। अब उसी सलाह को मानते हुए आदेश दे दिए गए हैं वेंटिलेटर्स की जांच को लेकर। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक 28 मई को होनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, 43वीं ये बैठक होगी जो 28 मई को होनी है। 7 महीने के बाद काउंसिल की बैठक हो रही है। 7 महीने का लंबा वक्त लगा, कोविड की वजह से भी बैठक नहीं हो पाई थी। अब 28 मई वो तारीख है जब जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। राज्यों के तमाम जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, इस बैठक में शरीक होंगे। कोविड उपचार संबंधी उपकरणों और वैक्सीन पर जीएसटी के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और साथ ही वैक्सीन पर जीएसटी लगने पर विरोधी दल आपत्ति करते रहे। राजस्थान के मंत्रियों ने भी वैक्सीन पर जीएसटी हटाने की मांग की है। अब जब काउंसिल की बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ खास होता है उस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन 43वीं ये बैठक है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कोविड के दौर में 7 महीने के बाद ये बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री करेंगे और तमाम जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं जीएसटी को लेकर अलग अलग राज्यों में, उन समस्याओं को इस बैठक में रखा जाएगा, उनके निस्तारण की पूरी कोशिश होगी। कोविड उपचार संबंधी उपकरणों पर भी चर्चा होगी, साथ में वैक्सीन पर जीएसटी के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्षी दल हैं वो हमलावर भी रहे हैं। अब जब काउंसिल की बैठक होगी तो क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी? जीएसटी जो लग रही है वैक्सीन पर, उस पर भी चर्चा की जाएगी। वैक्सीन पर जीएसटी लगने पर विरोधी दल लगातार आवाज उठाते रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री हैं जो वैक्सीन पर जीएसटी हटाने की मांग कर चुके हैं। अब इस जीएसटी की जो काउंसिल बैठक होनी है उस पर लगातार नजर है। देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगने से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुश हैं। देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगा जिसके बाद खुशी जाहिर की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और कहा कि हालात कोविड लहर जैसे नहीं हैं। उन्होंने पीएम की तारीफ की है और साथ ही तारीफ करते हुए कहा है कि हालात कोविड लहर जैसे नहीं हैं। उस समय जब कोविड की लहर थी उस समय हमारे पास पीपीई किट तक नहीं थे, अब वैक्सीन भी आ चुकी है, एक उम्मीद आ चुकी है। वित्त मंत्री ने उम्मीद भी जाहिर की है और कहा है कि विनिवेश की योजनाएं सफल होंगी। जो विनिवेश की योजनाएं की जा रही हैं वो जरूर सफल होंगी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब बंद इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। साधारण उपभोक्ता उत्पादों में देसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना बिल्कुल उचित। इसके लिए एमएसएमई को मदद देने की जरूरत है। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के खिलाफ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के नाम पर हमारी संप्रभुता को चुनौती से गलत संदेश किया है। अब जो देशव्यापी लॉकडाउन की लगातार मांग कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल, ये कहा भी जा रहा है कि राज्य अपने अपने स्तर पर लगातार लॉकडाउन लगा रहे हैं, जो कि केंद्र की जिम्मेदारी थी। लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन लगे। अब चूंकि लॉकडाउन नहीं लगाया गया, इसी को लेकर सीतारमण ने खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि अभी कोविड की लहर जैसे हालात नहीं है देश भर में और उस समय जब कोविड की लहर थी तब हमारे पास पीपीई किट नहीं थे। अब वैक्सीन भी आ चुकी है, 3 वैक्सीन देश में है, एक उम्मीद है और वित्त मंत्री ने उम्मीद भी जाहिर की है। साथ में कहा कि विनिवेश की जो भी योजनाएं हैं वो सफल जरूर होंगी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब बंद इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है। साधारण उपभोक्ता उत्पादों में देसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना बिल्कुल उचित है। इसके लिए एमएसएमई को मदद देने की जरूरत है। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के खिलाफ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के नाम पर हमारी संप्रभुता को चुनौती से गलत संदेश आएगा, इस पर भी ध्यान देना होगा।
कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने की अनुकरणीय पहल। अब कर्नाटक के गृह मंत्री हैं बासवराज बोम्मई, जिन्होंने अनुकरणीय पहल की है। अपने घर को ही बना दिया 50 बेड का कोविड केयर सेंटर। अपने घर में ही 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बना दिया है। बोम्मई ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिगांव कस्बे में अपने घर पर 50 बेड लगा दिए हैं। बेड्स के साथ लगी है मेडिकल टीम। हर बेड पर ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। महामारी के इस विकट दौर में अन्य नेता भी कर सकते लोगों की ऐसे ही मदद। अब लगातार ये कहा भी जा रहा है, जो सरकारें हैं वो भी आम लोगों से अपील भी कर रही है कि वो अपने स्तर पर आए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी, और जो आम लोग हैं जो कर सकते हैं उनसे भी लगातार ये अपील की जा रही है कि कोविड के दौर में इस तरीके की पहल आपको भी करनी चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री हैं बासवराज बोम्मई, जिन्होंने एक अनोखी पहल की है। अपने घर में ही 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बना दिया, जिसको लेकर उनकी बेहद तारीफ भी की जा रही है। बोम्मई ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिवगांव कस्बे में अपने घर पर 50 बेड लगा दिए हैं, और सिर्फ बेड ही नहीं बल्कि मेडिकल की पूरी टीम, पूरा स्टाफ वहां पर लगा दिया है, और हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम भी वहां पर होगा। मरीज जो भी इस बेड का इस्तेमाल करेंगे उनको ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा। महामारी के इस विकट दौर में अन्य नेता भी इसी तरीके से सीख लेकर मदद कर सकते हैं आम लोगों की, जिसकी दरकार है देश भर में। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मौत प्रकरण। गोवा मेडिकल कॉलेज में आपको याद होगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जाने गई हैं। उसी से जुड़ा हुआ पूरा मसला ये है। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में सलाह में कहा गया है कि मौतों के मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में सलाह दी गई है और कहा गया है कि मौतों के मसले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो मौतें हुई हैं, जो जाने गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी की जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीएम प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण गड़बड़ी हुई और दोनों नेताओं के परस्पर विरोधी बयान। खुद स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं हाई कोर्ट मॉनिटर जांच, और नेता खुद के बजाय महामारी से मुकाबले पर फोकस करें। अब ये भी कहा जा रहा है कि नेता खुद आपस में उलझने के बजाय आपस में जो टकराव चल रहा है उससे बचें और महामारी से मुकाबले पर फोकस करें। जो लोगों की जाने जा रही हैं वो बेड्स की कमी से हो, ऑक्सीजन की कमी से हो, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आखिर किसकी नजर लग गई आरयूएचएस अस्पताल को? ये बड़ा सवाल भी है कि आखिर किसकी नजर लगी है आरयूएचएस अस्पताल को। कोरोना संक्रमण के बीच अस्पताल में कुप्रबंधन के लगातार मसले सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक कई मसले हैं आरयूएचएस से जो निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर जो कुप्रबंधन की शिकायतें मिल रही हैं वो थम नहीं रही है। पिछले दिनों पैसा लेकर बेड आवंटित करने के गोरख धंधे का बड़ा खुलासा हुआ। खुद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पकड़ा अस्पताल में चल रहा गोरख धंधा। इस पूरे मामले में आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले ही आज एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। आईसीयू में ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रेशर में अचानक दिक्कतें आ गई। हालांकि कुछ देर में ही आईसीयू में ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रेशर को मेंटेन किया गया, लेकिन घटनाक्रम के दरमियान अचानक 3 मरीजों की मौत से कई सवाल खड़े हो गए। एक सवाल ये भी कि क्या मरीजों के दबाव में बेपटरी हो रही अस्पताल की व्यवस्थाएं? अभी भी बड़ा सवाल है कि क्या प्रेशर है वहां पर, इसी वजह से जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की वो चरमरा रही हैं, बेपटरी हो रही हैं। इस पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है कि आखिर आरयूएचएस में हो क्या रहा है। प्रदेश में दूसरी वेव से जंग जारी और इसी के साथ तीसरी वेव की एडवांस तैयारी चल रही है। प्रदेश में दूसरी जो लहर है उसके साथ जो जंग है वो लगातार जारी है और इसी जंग के साथ ही तीसरी वेव की एडवांस तैयारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना रोकथाम को लेकर गंभीर हैं, लगातार मंथन भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। तीसरी वेव की प्लानिंग के लिए सरकार ने एक्सपर्ट का एक ग्रुप तैयार किया है, एक एक्सपर्ट की टीम तैयार की है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी इस टीम का हिस्सा हैं। अतिरिक्त प्राचार्य रामबाबू शर्मा, एसएमएस के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उदयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन कोसवाल, एनेस्थीसिया की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नीलम डोगरा, ईएनटी सर्जन डॉक्टर सतीश जैन को एक्सपर्ट ग्रुप में शामिल किया गया है। अब ये एक्सपर्ट ग्रुप जो तीसरी वेव आने वाली है, जिसके संकेत मिल चुके हैं, उससे कैसे निपटा जा सकता है या फिर राजस्थान को किस लिहाज से कितनी तैयारी करनी होगी, इसी को लेकर लगातार मंथन भी करेंगे। दूसरी वेव से लगातार राजस्थान लड़ ही रहा है, लेकिन दूसरी वेव के साथ साथ तीसरी वेव से निपटने के लिए तैयारी भी करनी होगी और उसी तैयारी के लिए सरकार ने अपने स्तर पर ये टीम गठित की है जो लगातार इस पर काम करेगी और इससे निपटने की तैयारी भी करेगी। मनमानी पर एक्शन मोड में औषधि नियंत्रक संगठन। राजधानी में 4 मेडिकल स्टोर्स पर चलाया गया कार्रवाई का डंडा। ये बड़ी खबर है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी, मनमाने दामों को लेकर दुकानों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। एडीसी दिनेश तनेजा के निर्देश में टीम ने पिछले दिनों कार्रवाइयां की थी और इस दरमियान टैगोर हॉस्पिटल स्थित फार्मेसी पर मिली भारी अनियमितताएं।
फार्मेसी पर रेमडेसिविर के 42 इंजेक्शन किए गए थे सप्लाई, और लेकिन फार्मेसी के स्टोर में उपलब्ध मिले महज 19 इंजेक्शन। बचे 23 इंजेक्शन का कोई अधिकृत रिकॉर्ड नहीं कराया गया उपलब्ध, और ऐसे में फार्मेसी का लाइसेंस 90 दिन के लिए निलंबित किया गया। इसी प्रकार विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम हॉस्पिटल और गणाधिपति पुरुषोत्तम शेखावाटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाई हुई थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के मनमाने दाम वसूलने पर 10-10 दिन के लिए निलंबित किया गया। मुन्नीपुरा स्थित शिवम फार्मेसी को भी 5 दिन के लिए निलंबित किया गया, और पल्स ऑक्सीमीटर की मनमानी कीमत वसूलने पर फार्मेसी पर कार्रवाई हुई थी। आरयूएचएस अस्पताल में 3 मरीजों की मौत से जुड़ी अंदर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरयूएचएस अस्पताल में 3 मरीजों की मौत, उसी से जुड़ी हुई अंदर की खबर है। कोरोना के जबरदस्त संक्रमण से ग्रस्त थे तीनों मृतक मरीज। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया को भेजी आरयूएचएस ने तथ्यात्मक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के मुताबिक एक मरीज का HRCT स्कोर था 25 में से 24, इसके अलावा दूसरे मरीज का 21 और तीसरे मरीज का 18 था सिटी स्कोर, यानी तीनों ही मरीजों के फेफड़े 80 से 90% तक संक्रमित थे। इतने अत्यधिक संक्रमण में मरीज की रिकवरी होती है काफी मुश्किल, और आईसीयू में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के चलते आरोप निराधार बताए गए। जो वहां पर तमाम खबरें आ रही थी उसको लेकर भी कहा गया कि जो आरोप लगाए गए वो निराधार हैं, गलत है। हालांकि ऑक्सीजन प्रेशर की दिक्कतों को प्रबंधन ने स्वीकार किया था। जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार। जयपुर में कोरोना की जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो धीमी है। कोरोना वैक्सीन की कमी का साइड इफेक्ट इसे आप कह सकते हैं, वैक्सीन की कमी है और इसीलिए भी रफ्तार धीमी है, ये बताया जा रहा है। राजधानी में आज करीब 60 के आसपास सेशन आयोजित किए गए। सीएमएचओ प्रथम के क्षेत्र में 26 जगह कैंप लग रहे हैं, इसमें से 45 से अधिक उम्र के 11 और 18+ के 15 कैंप। सीएमएचओ 2 के क्षेत्र में 37 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंपेन, इसमें से 16 साइटें शहरी क्षेत्र में की जा रही हैं आयोजित, और 7 जगहों पर 18+ श्रेणी के लाभार्थियों का हो रहा वैक्सीनेशन। लगातार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको और भी तेज करना है ये कहा जा रहा है, लेकिन समस्याएं राज्यों के सामने है वैक्सीन की कमी है। बार बार भी ये कहा गया। अब जयपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार दिखाई दे रही है उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन कम होने की वजह से ही इसके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में आज करीब आपको बताएं कि 60 के आसपास सेशन आयोजित किए गए थे। सिर्फ जयपुर की हम बात कर रहे हैं, आज दिन भर जो हुआ उसकी पूरी डिटेल आपके सामने है कि आज करीब 60 के आसपास सेशन आयोजित हुए। सीएमएचओ प्रथम के क्षेत्र में 26 जगह कैंपेन हुए, और इसमें से 45 से अधिक उम्र के 11 और 18+ के 15 कैंप लगाए गए। सीएमएचओ 2 के क्षेत्र में 37 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ, इसमें से 16 साइटें शहरी क्षेत्र में की जा रही है आयोजित, और 7 जगहों पर 18+ कैटेगरी के लाभार्थियों का वैक्सीनेशन हो रहा है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी राजस्थान में दरकते सियासी रिश्ते। कभी दौसा और महुआ विधायक एक साथ थे। महुआ विधायक के लिए चुनावी मदद भी की। वैसे महुआ विधायक की सियासी एंट्री में सबसे पहले मदद की थी लालसोट विधायक ने, लेकिन समय बदला तो सियासत भी बदली। अब महुआ और दौसा के बीच पनप गई है दूरियां। दोनों के बीच में आ गए राज्यसभा सांसद मीना हेडक्वार्टर ने डॉक्टर साहिब को दौसा विधायक के ला दिया करीब। उधर महुआ विधायक नजदीक हो गए बांदीकुई विधायक के। अब पूरी राजनीति तस्वीर समझने के लिए अगले चुनाव तक का इंतजार करना होगा। मुख्यालय ने दिए एक शिफ्ट में कार्य करने के आदेश, जबकि जयपुर मंडल में दूसरी शिफ्ट में भी खोले जा रहे रिजर्वेशन काउंटर। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर दूसरी शिफ्ट में खोले जा रहे काउंटर। लोगों को टिकट बुकिंग में कोई परेशानी ना हो, इसे देखते हुए खोले जा रहे रिजर्वेशन काउंटर। जयपुर अलवर रेवाड़ी में करंट काउंटर 24 घंटे खुला रहेगा। चार्ट बनने के बाद सीट खाली होने पर ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं यात्री। वहीं दुर्गापुरा, फुलेरा, किशनगढ़ में पहली शिफ्ट में ही खुलेंगे रिजर्वेशन काउंटर। यहाँ दूसरी शिफ्ट में टिकट कैंसिलेशन संबंधी कार्य किए जाएंगे। ये जानकारी है रेलवे को लेकर। लॉकडाउन ने थामी बिजली की रफ्तार। प्रदेश में बिजली की खपत में रोजाना 600 लाख यूनिट की कमी आ रही है। प्रदेश भर में बाजार, मॉल, दुकानें बंद होने के चलते डिमांड कम हुई। श्रमिक सप्लाई नहीं होने की वजह से छोटे बड़े उद्योग में भी कैपेसिटी कम है, लोग कम काम कर रहे हैं। अब रोजाना केवल 2011 लाख यूनिट बिजली ही खपत की जा रही है, जबकि फरवरी मार्च में रोजाना करीब 2600 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली सप्लाई हो रही थी। ऐसे में बिजली उत्पादन कंपनी के कई पावर जनरेटर प्लांट किए गए हैं बंद। कांग्रेस का दफ्तर एक, रसोई न्यारी न्यारी। बात राजस्थान के यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई संगठन की। दोनों ही संगठनों का दफ्तर बनी पार्क में एक जगह, लेकिन कोविड में दोनों ने बनाई अलग अलग रसोई। यूथ कांग्रेस के हलवाई बैठते हैं आगे के लॉन में,
वहीं एनएसयूआई ने पीछे के भाग में रसोड़ा बनाया हुआ है। एक रसोई है विधायक गणेश गोकरा की, तो दूसरी रसोई चला रखी है अभिषेक चौधरी ने। दोनों ही संगठन जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर वन क्षेत्र से खबर है। रणथंभौर का बाघ T62 इन दिनों वन विभाग को नहीं आ रहा नजर। बाघ T62 के करीब 3 माह से गायब होने की सूचना है। अंतिम बार फरवरी महीने में देखा गया बाघ T62 को। फलौदी रेंज के जोन 9 स्थित कवालजी वन क्षेत्र में रहता है मूवमेंट। ये खबर है। बाघ T62 के लापता होने के बाद 4 टीमें गठित किए जाने की सूचनाएं हैं। हालांकि इन टीमों ने मुकुंदरा और रामगढ़ क्षेत्र में भी खाक छानी, लेकिन वन विभाग की टीम के बैरंग लौटने की सूचना है। पूर्व में भी 2 बार रामगढ़ क्षेत्र में जा चुका है बाघ। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी जुटे हैं बाघ T62 की तलाश में। क्या भवानीपुर विधानसभा सीट पर लौटेंगी ममता बनर्जी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा कि भवानीपुर विधानसभा सीट से लौटेंगी ममता। ममता के पास एमएलसी बनकर विधानसभा पहुंचने का नहीं है विकल्प, इसलिए अगले 6 महीने में ममता को लड़ना ही होगा विधानसभा का चुनाव। भवानीपुर से ममता ने उतारा था शोभन देव चट्टोपाध्याय को और उन्होंने यहां से चुनाव जीता था और अब मंत्री के रूप में है शामिल। ममता ने चुनाव प्रचार के दरमियान टॉलीगंज से भी लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अरूप विश्वास ने बाबुल सुप्रियो को हराया भारी अंतर से। अब ममता किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रार लगातार जारी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने पेश किया उदाहरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिए। नए विधानसभा भवन, सीएम आवास और गवर्नर हाउस के निर्माण कार्य को रोका। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर का निर्माण कर रहे बघेल। कांग्रेस ने भाजपा पर मजदूरों की जान खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। सेंट्रल विस्टा के मसले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तकरार लगातार जारी। दिनेश त्रिवेदी न घर के रहे न घाट के। दिनेश त्रिवेदी इन दिनों नजर आ रहे हताश। अब ये हम क्यों कह रहे, पूरी खबर समझिए। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ अपनी राज्यसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया था दिनेश त्रिवेदी ने। अब इस सीट पर अगले 6 माह में होंगे उपचुनाव। बंगाल में टीएमसी के पास इतनी सीटें हैं कि उपचुनाव में आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जा सकते राज्यसभा। राज्यसभा में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं यशवंत सिन्हा। अगले वर्ष होंगे कांग्रेस के आंतरिक चुनाव। पिछले हफ्ते कोरोना के चलते स्थगित किया गया था चुनाव। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नवंबर में हो सकते हैं चुनाव, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अनुमान है अलग अलग। अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने हैं विधानसभा के चुनाव और इन चुनावों के बाद हो सकते हैं आंतरिक चुनाव। 78 वर्षीय येदियुरप्पा को बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व ऐसी संभावनाओं से कर रहे इनकार। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई पहुंचे थे दिल्ली। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और येदियुरप्पा के बेटे VY विजेंद्र भी साथ में थे। दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। भाजपा ने मौखिक तौर पर संवैधानिक पद के लिए 75 वर्ष कर रखी है उम्र और अटकलों के अनुसार बसवराज बोम्मई और डेप्यूटी सीएम CNA नारायण दौड़ में है। आरएसएस नेतृत्व से हाल में बातचीत के दरमियान येदी को दिए 2 विकल्प। नारायण मुख्यमंत्री तो उनके पुत्र विजेंद्र को बनाया जाए उप मुख्यमंत्री, या बोम्मई को मुख्यमंत्री और उनके बेटे को पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिले। बिहार एनडीए में दर्द। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बिहार की सियासत में तूफान है। बिहार एनडीए में दर्द है, ये हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में सियासी तूफान है। एनडीए के घटक HAM और VIP ने की है निंदा। पप्पू ने राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में तैनात 30 एम्बुलेंस का किया था राजफाश और जीतनराम मांझी ने भी गिरफ्तारी को बताया मानवता के लिए खतरनाक। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पप्पू यादव की गिरफ्तारी से नीतीश कुमार की छवि को गहरा आघात लगा है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर फिर उठे सवाल। दुनिया के जाने माने 18 वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर उठाई मांग। कोरोना की उत्पत्ति के सवालों के जवाब पाने के लिए की जानी चाहिए और जांच। कोरोना की उत्पत्ति की जांच से भविष्य में बीमारियों को समझना होगा आसान और WHO की रिपोर्ट के आधार पर हम पुष्ट तरीके से कह नहीं सकते कि कोरोना लैब से नहीं आया। खुलासा करने वाले चीनी नागरिक वैज्ञानिक पत्रकारों को चुकानी पड़ी भारी कीमत। भारतीय मूल की नीरा टंडन को मिली अहम जिम्मेदारी। नीरा टंडन को जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त
पूर्व में प्रबंधन बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना था नीरा टंडन को, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था। नीरा को पूर्व में कई सांसदों के खिलाफ किए ट्वीट के कारण विरोध का सामना करना पड़ा था। जो बाइडेन ने कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रशासन में उनकी कोई भूमिका हो। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ के पार हो गई है। दुनिया भर में अब तक 16,25,19,544 लोग कोरोना के जद में आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 33 लाख के पार हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 33,70,754 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 14,14,48,963 मरीज स्वस्थ हुए। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 1,76,99,827 एक्टिव केस हैं और दुनिया भर में अब तक 68,58,57,32,785 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।